हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें कल तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने पहले के वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उन वीडियो को भी जरूर देखिए। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी की भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बॉटनी को बेसिक से बताया जा रहा है, आप उसे भी जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखें। और आपसे एक अनुरोध है कि जब आप शॉर्ट वीडियो देखें तो उस पर कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक जरूर दें कि ये एफर्ट आपको हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफॉर्म्ड बाय नॉनसेंस कोडान। निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडान है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इन इंटेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण का समापन, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक नॉन सेंस कोडान की उपस्थिति ट्रांसलेशन की समाप्ति का कारण बनती है। अंबर, गेरू, ओपाल कहे जाने वाले 3 अबोध कोडान होते हैं, वे प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करते हैं। कौन से कोडान होते हैं? अंबल, गेरू और ओपान। ये क्या करते हैं? नॉनसेंस कोडान होते हैं और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए का जीवन काल होता है, एमआरएनए का लाइफ स्पेन कितना होता है? 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे या 2 दिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मिनट। एमआरएनए जिसने मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 2 मिनट का होता है। एमआरएनए यूकैरियोटिक में पाया जाता है और यह यूकैरियोटिक में एक क्षणिक गुण होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद एमआरएनए का तेजी से क्षरण होता है। बात करें इसके जीवन काल की तो लगभग 5 से 10 मिनट होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप 2 मिनट मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टोन शब्द प्रमुखता दिया किसने था, यानी सबसे पहले सिस्टोन शब्द को किसने दिया था? टर्म सिस्टोन को किसने दिया था? मूलर, बेंजर, खोराना या सटन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजर। पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए कोडिंग के खंड को सिस्ट्रॉन कहा जाता है और सिस्ट्रॉन शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम सिमोर बेंजर था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेंजर ने अपने काम को ध्यान में रखते हुए सिस्ट्रॉन जिसे कार्यात्मक इकाई कहा, रिकॉन जिसे पुनर्संयोजन की इकाई कहा और म्यूटॉन जिसे जो है म्यूटेशन की इकाई कहा, इन शब्दों को दिया किसने? बेंजर ने। ठीक है, सिस्ट्रॉन को एक यूनिट के रूप में परिभाषित किया था जिसके तत्व सिस और ट्रांस घटना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एंटीकोडॉन रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ। एंटीकोडॉन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या एचएनआरएनए? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टीआरएनए। एंटीकोडॉन क्षेत्र का टीआरएनए की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्षेत्र 3 आधार का क्रम है जो एमआरएनए में एक कोडान के पूरक। एंटीकोडॉन टीआरएनए के पूरक बेस पेयरिंग के माध्यम से कोडान को पहचानने में सक्षम होता है। यह क्रिया सुनिश्चित करती है कि बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सही अमीनो एसिड जोड़ा जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिट्रिकम एसिटम सम्मिलित करता है, टिट्रिकम एसिटम कंबाइंड। टिट्रिकम एसिटम क्या सम्मिलित करता है? तो टिट्रिकम एसिटम 3 विभिन्न प्रकार के जीनोम को सम्मिलित करता है। कितने प्रकार के? 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। टिट्रिकम एसिटम है क्या? तो यह एक प्राकृतिक हेक्सापोलाइड है जिसकी उत्पत्ति जो है टिट्रिकम मोनोकोकम यानी कि जिसे 2N कहते हैं, जो गेहूं में पाया जाता है। इसके अलावा एजीलॉप्स स्पेटाइलोड्स यानी 2N प्लांट और एजीलॉप्स एक्वेसोरा यानी 2N प्लांट के जीनोम का उपयोग करके बनता है। 3 विभिन्न प्रकार के जीनोम का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वो जीनोम कौन थे मैंने आपको बता दिया, टिट्रिकम मोनोकोकम, एजीलॉप्स सेलेप्टोइड्स और एजीलॉप्स एक्वेसोरा। ठीक है, साल्टोइड्स सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन अम्लों का अम्ल नहीं है? इनमें से कौन सा न्यूट्रल अमीनो एसिड नहीं है? ऑप्शन लाइसिन, अर्जिनिन, एलानिन या फिर नन ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलानिन। एलानिन ये न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इसमें न्यूट्रल पीएच पर मूल साइड चेन नहीं है, इसलिए लाइसिन और अर्जिनिन जो है ये न्यूट्रल हैं और एलानिन जो है वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा। टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम के आविष्कार पर किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? होली, नीरेनबर्ग, लूरिया या फिर जैकब। टीआरएनए के लिए किसे टीआरएनए का जो न्यूक्लियोसाइड्स का क्रम है इसको देने के लिए किसे नोबेल मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉली। हॉली को टीआरएनए का न्यूक्लियोसाइड अनुक्रम खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हॉली ने आरएनए पर अनुसंधान से पहले टीआरएनए को अलग करने पर ध्यान केंद्रित किया था और बाद में एलेनिन टीआरएनए के अनुक्रम और संरचना के संश्लेषण को निर्धारित करने और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण को समझने में इन्होंने महत्वपूर्ण खोज किया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एम्बर कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था 3 कोडान होते हैं, एम्बर, गेरू और ओपेल। अब पूछा जा रहा है एम्बर किसे कहा जाता है? तो यूएजी को एम्बर कहा जाता है। ऑप्शन सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर जैसे एक एग्जाम में एम्बर पूछ लिया तो हो सकता है किसी एग्जाम में गेरू या ओपेल पूछ ले। तो गेरू क्या है? यूएए ये गेरू है और यूजीए जो है ये ओपेल है। ठीक है, यूएए ये क्या है? गेरू है, गेरू यूएए। और यूएजी ये क्या है? ये एम्बर है। ये क्या है? एम्बर है। और इसके अलावा यूजीए ये ओपेल है। ठीक है, और ये कुछ नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है, ये क्रम ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नॉनसेंस कोडान का उदाहरण है। नॉनसेंस कोडान का उदाहरण कौन सा है? तो नॉनसेंस 3 कोडान होते हैं। कौन कौन से? यूएए यानी कि गेरू, यूजीए यानी कि ओपेल और यूएजी यानी कि अंबर। ये 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं, यूए, यूजीए और यूएजी। बिल्कुल सही जवाब ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, जबकि जो पहला दिया, इसके पहले दिया था एयूजी, ये कोई भी मतलब नॉनसेंस कोडान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? पहला है पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। या बंध 2 अणुओं के बीच लगने वाला रासायनिक बॉन्ड होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह का एक अणु दूसरे अणु के अमीनो समूह के साथ प्रक्रिया करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीसोम डू नॉट कंटेन। पॉलीसोम में नहीं पाया जाता प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या टीआरएनए। पॉलीसोम में क्या नहीं पाया जाता? तो पॉलीसोम संदेशवाहक आरएनए के इस स्ट्रैंड द्वारा एक साथ आयोजित राइबोसोम का एक समूह है, यानी मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम टीआरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? डीएनए नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TTGGGG एक रिपीटेड क्रम है। जी क्वार्टेट पाया जाता है। जी क्वार्टेट कहाँ पाया जाता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन, साइटोसोम में या फिर टेलोमियर्स में। कहाँ पाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलोमियर्स में। कहाँ पाया जाएगा? टेलोमियर्स में। टेलोमियर्स क्या होता है? ये जब ये वाली श्रृंखला ऐसे बनी होती है क्रोमोसोम की, तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसी को टेलोमियर्स कहा जाता है और इन्हीं टेलोमियर्स में जी कॉर्टेज पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है क्या कहलाता है? आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है क्या कहलाएगा? प्रमोटर साइट, ऑपरेटर साइट, एक्टिवेटर साइट या रिप्रेस साइट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए प्रमोटर साइट। वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है। अनुलेखन यानी प्रमोटर साइट कहलाता है। समापन यानी कि समापन प्रवर्तक जो है, मोटर जो है, वो डीएनए का एक अनुक्रम होता है और इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमोटर साइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन डीएनए स्टैंडर्ड में साइटोसिन को ग्वानिन के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन बांडों की संख्या होती है। यानी कि जो डीएनए स्टैंड होता है उसमें किसको पूछा है? ग्वानिन को साइटोसिन से, यानी साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ने के लिए। तो हमने देखा था एडेनिन और थाइमिन को डबल बॉन्ड से, एडेनिन और थाइमिन को डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा जाता है। तो कितने बॉन्ड की आवश्यकता हुई? 3। सही जवाब ऑप्शन सी। कितने बॉन्ड की आवश्यकता हो गई? 3 बॉन्ड की। ठीक है, अगर आपसे एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
डीएनए अथवा आरएनए के छोटे टुकड़े जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसके पहले के वीडियो में भी इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं उनको मॉलिक्यूलर प्रबोब कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक जांच या आणविक प्रबोब या मॉलिक्यूलर प्रबोब कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डीएनए मतलब क्या करते हैं? पूरक अनुक्रमों को पहचान जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which one of the following enzyme is known to monomeric pyrimidine dimers in DNA? निम्नलिखित एंजाइम में से कौन डीएनए के पिरामिडिन डाइमर को मोनोमर में बदलता है? फोटोलाइटेज, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज या फिर लाइगेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोलाइज। फोटोलाइज डीएनए की मरम्मत करने वाला एक एंजाइम है जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से होने वाले नुकसान की मरम्मत करता है। ये एंजाइम पूरक डीएनए स्ट्रैंड को बांधते हैं और कुछ प्रकार के पिरामिडिन डाइमर उत्पन्न होता है। जब डीएनए के कुछ स्ट्रैंड पर थायमीन या साइटोसिन बेस का एक जोड़ा संयोजक रूप में जुड़ता है तब ये क्या करते हैं? अपना कार्य करते हैं। फोटोलाइज इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कब रुक जाती है? किसके द्वारा रुक जाती है? पेंसिलिन के द्वारा, रिफैमिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर क्लोरेफेनिकोल? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रिफैम्पिसिन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रिफैम्पिसिन द्वारा बाधित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन क्रिया पीसीआर प्रक्रिया जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक शक्तिशाली विधि है। किसका है? म्यूटेटेड जीन, एम्फाइड जीन, इनहिबिटेड डीएनए सिंथेसिस या फिर इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस? सही जवाब हो जाएगा, ओ माय गॉड, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एम्फाइड जीन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये आणविक जीव विज्ञान में इस्तेमाल की जाने वाली एक टेक्निक है जो परिणाम के कई आदेशों के डीएनए के एक खंड की एक प्रति या कुछ प्रतियों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे एक विशेष डीएनए अनुक्रम की हजारों से लाखों प्रतियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अगर पूछा जाए यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पीसीआर टेक्निक को बताया किसने था, इसको डेवलप किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस। क्या नाम था? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक को जो है वो डेवलप किया था। कब किया था? 1985 में। कब किया था? 1985 में। ठीक है, और इसके लिए इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था पीसीआर टेक्निक को डेवलप करने के लिए कैरी मुलिस को। ठीक है, कब मिला था नोबेल? 1993 में। डेवलप कब करा था? 1985 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वहाँ से आप पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ये सीरीज़ आपके जीआईसी, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन अपक्रिया की खोज की गई। पॉलीमरेज चेन अपक्रिया की खोज किसने की? तो अभी हम लोगों ने देखा था कैरी मुलिस द्वारा पीसीआर की जो है खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित तकनीकों में से कौन डीएनए अनुक्रम के विस्तार के लिए उपयोगी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा। कौन सी टेक्निक डीएनए अनुक्रम के विस्तार के लिए उपयोगी है? तो यही पीसीआर चेन जो है ये डीएनए के अनुक्रम के लिए उपयोगी होता है और इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रसायनों में से कौन डीएनए में अंतर्निवेशक का कार्य करता है? नाइट्रोसोग्वानिडीन, पेंसिलिन, एक्रीफ्लेविन या फिर रिफैम्पिसिन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एक्रीफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन वह रसायन है जो डीएनए के अंतःक्रियात्मक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक्रीफ्लेविन एक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं को कोशिका की डीएनए संरचना में सम्मिलित करता है और डीएनए में बांधता है। ओके, इसमें डीएनए का हास्य होता है तथा कैंसर के उपचार में डीएनए इंटरकॉलेटिंग एजेंट अपने डीएनए को नुकसान पहुंचाकर और उन्हें विभाजित होने से रोकने के लिए कैंसर प्लेट्स कोशिकाओं को मार सकते हैं। और इसमें कौन मदद करता है? एक्रीफ्लेविन करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोबल हाइपोथेसिस दी गई। बोबल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? HFC क्रिक, HG खुराना, M नीरनबर्ग या फिर RW हॉली? हॉली को अभी हम लोगों ने हॉली के बारे में पढ़ा। हॉली किसके लिए फेमस थे? हॉली के साथ क्या हुआ था? तो हॉली जो थे इन्होंने क्या करा था? इन्होंने
न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को खोजा था, इसके लिए हॉली को नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन यहाँ पे बोबेल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। बोबेल हाइपोथेसिस किसने दिया? तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे FHC क्रिक, ठीक है, फेडरिक क्रिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दिया था? 1966 में। बोवेल परिकल्पना या बोवेल हाइपोथेसिस, बोवेल की परिकल्पना है क्या? तो बोवेल की जो परिकल्पना है यह बताती है कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडान का कोड कर सकती है। इस परिकल्पना के अनुसार mRNA पर कोडान के तीसरे बेस और tRNA पर एंटी कोडान के बीच बेस पेयरिंग सटीक नहीं होता और इसलिए विशिष्ट tRNA और mRNA एक से अधिक कोडान को पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हाइपोथेसिस दी किसने थी? क्रिक के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक कोड ऑफ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, नाभिकीय एवं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जीन कोड होता है, कैसा होता है? तो ये डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। mRNA पर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम और पॉलीपेप्टाइड में एसिड के अनुक्रम के बीच जो संबंध है उसी को आनुवंशिक कोडान कहा जाता है। न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोम में मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, ठीक है, इसलिए दोनों से अलग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का तुरंत उत्पादन होता है। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HNRNA के द्वारा। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के तत्काल उत्पादन हाइड्रोन्यूक्लियर आरएनए, जिसे HNRNA कहते हैं, इसके द्वारा होता है। HN हाइड्रोन्यूक्लियर और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। प्रसंस्करण के बाद परिपक्व को mRNA प्रसंस्करण के दौरान 5G कैप्स 3 पॉली ए टेल को जोड़ देती है, यानी 5 को 3 से जोड़ देती है और इंट्रॉन को अलग कर देती है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? HNRNA के द्वारा, हाइड्रोन्यूक्लियर आरएनए के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला, आरएनए संश्लेषण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को उस द्वारा सांकेतिक किया जाता है? किसको किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी यूरिडीन। यूरिडीन एक ग्लाइकोसिलेटिक पैरामिडीन एनालॉग है जिसमें बीटा N1 बीटा इन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के माध्यम से यूरेसिल एक राइबोज रिंग से जुड़ा होता है। आरएनए संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए इस यौगिक को 3H के साथ लेबल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। तो राइबोसोम आरएनए का जो संश्लेषण है ये न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम का एक घटक होता है और ये क्या करता है? सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और इसका संश्लेषण होता कहाँ है? तो इसका संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है, यानी केंद्रिका में होता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्वारा आरएनए निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए द्वारा आरएनए निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्ट्रॉन के संदर्भ में है, सिस्ट्रॉन के संदर्भ में कौन सा सही है? सिस्ट्रॉन जो है वो क्या है? जीन की कार्यशैली इकाई, जीन की उत्परिवर्तन इकाई, जीन की पुनर्संयोजन इकाई या प्रकृति की इकाई? सबसे पहले तो जानिए सिस्ट्रॉन शब्द दिया किसने? तो इसे सीमोर बेंजर ने दिया था और आनुवंशिकता की प्राथमिक इकाइयों का नाम इसे दिया था, यानी ये क्या है? जीन की कार्यशैली इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणन की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए द्विगुणन की दिशा क्या है? तो हम सभी को पता है ये 5 से 3 होता है और 3 से 5 होता है। ये 5 से 3 और 5 से 3 5 से 3 और 5 से 3 होता है। ये डीएनए द्विगुणन की दिशा होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पादप में 2 जीन ए और बी संलग्न हैं। जब इन पादपों को गामा किरणों के प्रभाव में रखा जाता है तो इसकी संतति में ये जीन स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा संभव है, ऐसा किसके माध्यम से संभव है? ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, इन्वर्जन या रिकॉम्बिनेशन। सही जवाब ऑप्शन बी म्यूटेशन।
एक पौधे में दो जीन ए और बी जुड़े हुए हैं, मान लीजिए ए है और बी है, ये किसी पौधे में आपस में जुड़े हुए हैं। जब यह पादप गामा किरणों के संपर्क में आता है तो इसकी संतति से पता चलता है कि ये जीन अब स्वतंत्र हो गए हैं, यानी कि जब इसके बच्चे होते हैं तो पता चलता है इसके जीन जो है वो स्वतंत्र हो गए हैं गामा किरणों के इफेक्ट में आने पर। यह किसके कारण होता है? तो ये म्यूटेशन के कारण होता है। किसके कारण? म्यूटेशन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में खुराना एवं अन्य ने किस प्रथम जीन का रासायनिक संश्लेषण किया था? तो खुराना ने किसका संश्लेषण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलानाइल ट्रांसफर आरएनए जीन का संश्लेषण किया था 1970 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडान में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है। एंटीकोडान में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक क्या होता है? एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम के। ठीक है, टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम के, एंटीकोडान में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटीकोडॉन पृथक होता है। एंटीकोडॉन पृथक किससे होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था एमआरएनए से। ठीक, किससे? एमआरएनए से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटीकोडॉन एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का पूरक होता है। एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम कोडान है। टीआरएनए पर एक पूरक न्यूक्लियोटाइड की एंटीकोडॉन कहा जाता है। यह एंटीकोडॉन टीआरएनए की तरह अमीनो एसिड निर्दिष्ट करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको स्टार मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से किसको बीडल एवं टेटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसमें दी थी? ई कोलाई, नॉस्टॉक, ड्रोसोफिला या न्यूरोस्पोरा? तो इसका आंसर जानने से पहले यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? तो इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बीडल और टॉटम के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? कब दिया था इन्होंने? 1941 में दिया था, और इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और यह दिया किसने था? दिया किस पर था? तो ये एक फफूद था, यानी एक फंगस था, एक कोष की फंगस जिसका नाम न्यूरोस्पोरा है, इस पर दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम पेटीपेज पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इनर मेम्ब्रेन? सही जवाब ऑप्शन डी, एंजाइम पेटीपेज इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जहाँ यह एडीपी एडेनिन डाइफास्फेट एडीपी और फास्फेट से एटीपी के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कैरी वी मुलिस को 1993 का रसायन पुरस्कार मिला था, रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस कार्य के लिए? तो अभी हम लोगों ने देखा था कैरी वी मुलिस को पीसीआर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विसूत्री डीएनए की माप 34 म्यू एम है, इसमें कितने 34 माइक्रोन मीटर है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े उपस्थित होंगे? एक द्विसूत्री डीएनए की माप 34 माइक्रोन मीटर है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े होंगे? तो 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के प्रत्येक जोड़ों के बीच 3.4 माइक्रोन मीटर की दूरी होती है, इसलिए इसमें कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 सिरे होते हैं। प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 सिरे होते हैं कहाँ पे? तो राइबो न्यूक्लियोटाइड में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब किसमें? राइबो न्यूक्लियोटाइड में। प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 सिरे राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओकाजाकी टुकड़े डीएनए के टुकड़े हैं जो प्रतिकृति 4 पर लैंगिंग स्टैंडर्ड डीएनए संश्लेषण में क्षणिक घटक होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के द्विगुणन को प्रारंभ करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 या आरएनए पॉलीमरेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज 3। प्राकृतिक प्रक्रिया की शुरुआत प्राइमरेज द्वारा की जाती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये डीएनए के द्विगुणन को प्रारंभ करता है। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कूटक समूह पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के समाप्तिकरण का कारक है? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ सिंथेसिस द पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सा कोडान है? तो हम लोगों ने देखा था जो 3 कोडान थे, समाप्त कोडान 3 थे, कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूजीए। कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीएनए में पायरिमिडीन डायमर बनता है जब कोशिकाओं को प्रभावित किया जाता है। डीएनए में पायरिमिडीन डायमर बनेगा कब?
जब कोशिकाओं को किससे प्रभावित किया जाए, अल्ट्रावायलेट रेज से, कॉस्मिक रेज से, एक्स रेज से या गामा रेज से। कौन सी रेज कोशिकाओं पर डाला जाए जिससे पिरामिडिन डायमर बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट रेज। कोशिकाओं पर जब परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो डीएनए में पायरीमिडिन डायमर बनता है। इसको जेडी वाटसन और क्रिक ने इसके अलावा इनके साथ बिल्किंस, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके अलावा फ्रैंकलिन जो थे और विल्किंस जो थे, इनके साथ क्रिक और वाटसन ने मिलकर एक्सरे से विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। जनरली इसके लिए डबल हेलिक्स मॉडल के वाटसन और क्रिक का नाम फेमस है। परावैंगनी प्रकाश से पिरामिडिन डायमर जो है वो बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में प्रथम कोडान हमेशा यूएजी होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के समय इस कोडान की पहचान करने वाले अणु कौन से हैं? प्राइम आरआरएनए, आरआरएनए, एफ मेट टीआरएनए या फिर मेट टीआरएनए। सही जवाब ऑप्शन सी, एफ मेट टीआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में प्रथम कोडान हमेशा AUG होता है। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के समय इस कोडान की पहचान करने वाले अणु एफ मेट टीआरएनए होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ मेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एन फॉर्मी हेलमेंथियोनिन। ठीक है, एन फॉर्मी हेलमेंथियोनिन। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बेस पर हेलिक्स टर्न इन जेड डीएनए इज। जेड डीएनए के प्रत्येक कुंडलिनी चक्कर में बेशों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो जेड डीएनए जिसे जिगजैग कहा जाता है, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसकी प्रत्येक कुंडली चक्कर में बेशों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 0.38 NM प्रति बेस पेयर की वृद्धि होती है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कितने की वृद्धि होती है, तो 0.38 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त के धब्बे, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्योंकि मतलब एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये WBC large quantity of DNA is available in WBC. DNA contain nitrogen base. DNA can be amplified through PCR. DNA determine the heredity. क्यों जो है एक सूक्ष्म मात्रा में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है? क्यों होती है? क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड थ्रू पीसीआर। डीएनए को पीसीआर के माध्यम से संवर्धित किया जाता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स में केवल एक सैंपल की आवश्यकता होती है, चाहे वो रक्त का धब्बा हो, चाहे वो हेयर हो, कुछ भी हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की सर्वाधिक लंबाई जो प्लाज्मिड में क्लोनिंग की जाती है वह है। प्लाज्मिड में जो क्लोनिंग की जाती है उसमें डीएनए की सबसे अधिक लंबाई कौन सी है? तो डीएनए की सर्वाधिक लंबाई जो है वो 15 kb होती है, 15 किलोबाइट होती है, जिससे प्लाज्मिड में क्लोनिंग की जाती है। कहाँ पे दिया है सही जवाब आपको? 15 kb कहीं नहीं दिया। अच्छा, आपको बीपी में आंसर पूछा है, तो देखिए केवी को बीपी में चेंज करने के लिए एक केवी इक्वल टू होता है 1000 बीपी। 1 kb इक्वल टू कितना होता है? 1000 बीपी। तो आपको 15 kV इक्वल टू निकालना है। 15 kV यानी कि 1000 गुणे 15, 1000 गुणे 15 कर देंगे तो ये 15000 निकल के आ जाएगा। 15000 बीपी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना? 15000 बीपी। अगला क्वेश्चन, डीएनए प्राकृतिक प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज कैसा है? डिप्रेसिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या फिर सेमी कंजर्वेटिव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए प्राकृतिक प्रक्रिया अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होती है। डीएनए में स्वद्विगुणन की प्रक्रिया को प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन कहते हैं। वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें जो है एडेनिन ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड के में और थायमिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, जंपिंग जीन पाए जाते हैं। जंपिंग जीन अकर्स इन बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट बोथ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
जंपिंग जीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए जंपिंग जोन की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे बर्बरा मैक बर्बरा मैक क्लिंटॉक। इन्होंने 1940 में 1914 में जंपिंग जीन की खोज की थी। ये डीएनए अणुओं के ऐसे खंड हैं जो डीएनए अणु के एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ जाते हैं। इन खंडों को क्या कहा जाता है, तो इन खंडों को ट्रांसपोर्ट जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट जोन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए गए हैं और आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, हमारे उत्साह को बढ़ाएं, हमारा उत्साह वर्धन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर, सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन और सिस्टेन, मेथेनोन और सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। सल्फर कंटेनिंग एसिड कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टेन, सिस्टीन और मेथोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे जो दिया है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक जो होता है ये कैसा होता है, तो ये अमीनो अम्ल कंटेनिंग होता है। कैसा होता है, अमीनो अम्ल कंटेनिंग होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम कि एक क्षारीय अमीनो अम्ल होता है जो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन कंटेन करता है। इसके अलावा पैरोमेटिक अमीनो अम्ल होता है जिसे फेनिल एनिल, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन कंटेन करता है। बाकी यहाँ पे सिस्टेन, मिथोनिन और सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर में टोटल 148 क्वेश्चन है, 148, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जो आपको घंटी की तरह एक संरचना दिख रही है उस पर क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल जाए। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है और टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।